हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर सेकंड जो है उसका जो फर्स्ट यूनिट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें रिएक्शन मैकेनिज्म और इंटरमीडिएट्स वगैरह हैं, उसका थर्ड पार्ट रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स का हम आज डिस्कस करेंगे। पहले दो पार्ट्स में हमने जो दो इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट मध्यवर्ती जो कार्बोकैटायन और कार्बेन आयन होते हैं वो क्या होते हैं, किस प्रकार की क्रियाएं दर्शाते हैं, कैसे बनते हैं, उनके स्थायित्व या स्टेबिलिटी क्या होता है, वो हमने डिस्कस किया था। आज अब हम यहाँ पर थर्ड टाइप ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल यानी कि मुक्त मूलकों के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्री रेडिकल may be defined as a species that contain one or more number of unpaired electron, जिसमें विषम संख्या में ऑड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, विषम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, किसी भी प्रकार का नॉर्मली उस पर आवेश नहीं होता है। तो इस प्रकार की स्पीसी को हम मुक्त मूलक के नाम से जानते हैं। और ये जो मुक्त मूलक है वो जनरली सहसंयोजक बंध के समांश विखंडन से बनते हैं। शुरू में हमने होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक विशन यानी कि समांश और विसमांश विखंडन क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो जब समांश विखंडन होता है, जैसे R और X कोई स्पीसी है, X कोई भी परमाणु या परमाणुओं का समूह है, इसमें एकल बंध है यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। अब यदि बंध विखंडन इस प्रकार से हो कि दोनों खंड एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ अलग हो जाएं, तो ये जो स्पीसीज जनरेट होती है उसको हम मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल के नाम से जानते हैं। तो ये परमाणु भी हो सकता है, परमाणुओं का समूह भी हो सकता है जिस पर कि विषम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और किसी भी तरह का चार्ज या आवेश या नहीं होता है, इसको हम मुक्त मूलक के नाम से जानते हैं। और ये सहसंयोजक बंध के समांश विखंडन से बनता है। Radical play important role in combustion, atmospheric reaction, polymerization reaction, plasma chemistry, biochemistry and many other chemical process। हमारे शरीर की भी कई क्रियाएं हैं, जो कंबशन रिएक्शन है, वातावरण में कई जो क्रियाएं होती है उसमें ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो फ्री रेडिकल है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द फर्स्ट ऑर्गेनिक रेडिकल आइडेंटिफाइड वाज ट्राइफिनाइल मिथाइल रेडिकल। मिथाइल फ्री रेडिकल होता है CH3 विद वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ट्राइफिनाइल मिथाइल यानी कि तीनों हाइड्रोजन के जो सब्स्टिट्यूशन है वो फिनाइल ग्रुप से हो जाए तो वो ट्राइफिनाइल मिथाइल कहलाता है। 1900 में इसकी पहले बार जो है वो खोज की गई थी। ये फर्स्ट फ्री रेडिकल था जो कि डिटेक्ट किया गया था। फ्री रेडिकल रिएक्शंस ऑकर्स वाइडली इन गैसियस फेज। अधिकतर जो मुक्त मूलक अभिक्रियाएं हैं वो गैसीय अवस्था में होती हैं, पर कुछ जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट अध्रुवी विलायकों में भी कुछ ये इस प्रकार की मुक्त मूलक की क्रियाएं। रेडिकल्स वंस फॉर्म प्रोड्यूस चेन रिएक्शन। जब कोई मूलक बनता है तो वो एक श्रृंखला अभिक्रिया जारी कर देता है, यानी कि एक मुक्त मूलक दूसरे मुक्त मूलक में परिवर्तित होता रहता है और आगे से आगे अभिक्रिया चलती रहती है। तो उसमें चेन इनिशिएटिंग यानी कि चेन प्रारंभ करने वाले पद, चेन प्रोपोगेटिंग यानी कि चेन को आगे बढ़ाने वाले पद, और चेन टर्मिनेटिंग यानी कि चेन को समाप्त करने वाले पद। ये तीन पदों में हम उस रिएक्शन को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं: चेन इनिशिएटिंग स्टेप, चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप एंड चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। प्रोड्यूस लार्जली एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। अधिकतर जो है वो मध्यवर्ती के रूप में ये बनते हैं। मोस्ट ऑफ द रेडिकल्स आर शॉर्ट लिव्ड बट सम हैव लॉन्ग लाइफ। अधिकतर जो ये मुक्त मूलक होते हैं उनका जो आयु काल है वो बहुत ही कम होता है, तब इसलिए हम इनको क्रियाशील मध्यवर्ती रिएक्टिव इंटरमीडिएट इसीलिए कहते हैं क्योंकि अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। इनका जो आयु काल है बहुत कम होता है, पर कुछ फ्री रेडिकल ऐसे भी होते हैं जिनका आयु काल अपेक्षाकृत थोड़ा अधिक है। अब हम इनकी संरचना या ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसमें संरचना जो है वो दो तरह की पॉसिबिलिटीज इसमें हो सकती हैं। संरचना प्लेनर या समतलीय भी हो सकती है और संरचना पिरामिडल भी हो सकती है।
प्लेनर संरचना तब संभव होगी जिसमें कि वो कार्बन जिस पर की अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो sp2 संकरित अवस्था में हो, जैसा कि इसमें यहाँ पर दर्शाया गया है। अधिकतर जो फ्री रेडिकल है वो इस sp2 संकरित अवस्था में होते हैं। कार्बन जिस पर की अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो sp2 संकरण अवस्था में होता है, और जो 3 sp2 संकरित कक्षक है वो तीनों बंध बनाने में भाग लेते हैं। और ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो असंकरित पी कक्षक अनहाइब्रिडाइज्ड जो पी ऑर्बिटल होता है उसमें ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो उपस्थित होता है, जो कि उस तल के ऊपर व नीचे होता है। कार्बोकैटायन में भी यही शेप होता है, वो उसमें ये जो असंकृत पी कक्षक है वो रिक्त होता है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यहाँ पर इस असंकृत पी कक्षक में जो कि तल के ऊपर नीचे एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। पर कुछ केसेस में इसकी संरचना पिरामिडल भी होती है। पिरामिडल संरचना तब संभव होती है जबकि वो कार्बन जिस पर की अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो sp3 संकरण अवस्था में है, तो उसमें पिरामिडल संरचना है। यानी इसमें जो प्लेनर संरचना है उसमें बंद कोण करीब 120 डिग्री के आसपास होता है, जबकि पिरामिडल संरचना जो होती है उसमें बंद कोण का मान 109 डिग्री के आसपास होता है। तो ये असमतल संरचना होती है पिरामिडल संरचना, और उसमें 3 sp3 संकरित कक्षक जो है वो तो बंद बनाने में भाग लेते हैं, और जो चौथा sp3 संकरित कक्षक है इसमें ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो उपस्थित होता है। तो संकरण अवस्था कुछ मुक्त मुल्कों में sp2 की होती है जबकि कुछ में sp3 की होती है। जब sp2 संकरण है तो उसका आकार होगा प्लेनर ट्राइगोनल होगा, और यदि sp3 संकरण है तो वो पिरामिडल होगा जो कि नॉन प्लेनर या असमतल संरचना वाला। अब जिस तरह से हमने कार्बोनियम आयन और कार्बन आयन को अलग अलग भागों में विभक्त किया था, अलग अलग तरह के प्राथमिक यानी कि 1 डिग्री, द्वितीयक यानी कि 2 डिग्री, और तृतीयक यानी कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन और कार्बन आयन, इसी तरह से हम फ्री रेडिकल को भी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो प्राथमिक कार्बन पर है तो वो प्राथमिक मुक्त मूलक होगा, या यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वितीयक कार्बन पर है तो वो द्वितीयक मुक्त मूलक होगा, और तृतीयक कार्बन पर है तो वो तृतीयक मुक्त मूलक होगा। किस तरह के कार्बन पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसके आधार पर उसको हम वर्गीकृत करते हैं। प्राथमिक कार्बन पर है तो प्राथमिक मुक्त मूलक, द्वितीयक कार्बन पर है क्योंकि ये 2 एल्किल समूह से जुड़ा है, द्वितीयक कार्बन पर है तो ये द्वितीयक मुक्त मूलक, और यहाँ पर ये कार्बन 3 एल्किल समूह के साथ जुड़ा है यानी कि तृतीयक कार्बन है और इस पर मुक्त मूलक है तो ये तृतीयक मुक्त मूलक कहलाएगा, और ये मैथिल समूह है, इसमें मैथिल मुक्त मूलक है। अब इनकी यदि हम स्थायित्व की बात करें तो तृतीयक सबसे अधिक स्थायी होता है और मैथिल अपेक्षाकृत सबसे कम स्थायी होता है। इनकी हम स्टेबिलिटी या स्थायित्व को मुख्य रूप से अति संयुग्मन या हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा समझा सकते हैं। कार्बोनियम आयन और कार्बन आयन में हमने स्थायित्व को समझाया था प्रेरक प्रभाव से, क्योंकि वहां पर धनावेश या ऋणावेश था और वो एल्किल समूहों के प्रेरक प्रभाव के कारण, प्लस आई प्रभाव के कारण आवेश घट या बढ़ रहा था। पर ये उदासीन है, इन पर कोई आवेश नहीं है, तो इनके स्थायित्व को हम हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा या अति संयुग्मन के द्वारा समझा सकते हैं, जो ऑलरेडी हम पहले जो पार्ट डिस्कस कर चुके हैं उसमें अति संयुग्मन क्या होता है, कैसे होता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी उसको कहा जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उस अति संयुग्मन के द्वारा हम इसके स्थायित्व को समझा सकते हैं, उसको अभी आगे शॉर्ट में फिर हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से बेंजाइलिक और एलाइलिक फ्री रेडिकल। बेंजाइल ग्रुप क्या होता है? C6H5CH2 ग्रुप, और इस पर फ्री रेडिकल है तो ये बेंजाइल फ्री रेडिकल। एलाइल ग्रुप क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप, ये एलाइल ग्रुप होता है, और इस पर यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये एलाइलिक फ्री रेडिकल। तो ये बेंजाइलिक और एलाइलिक फ्री रेडिकल जो है इनमें अनुनाद पाया जाता है, रेजोनेंस पाया जाता है, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इस कारण से इन बेंजाइलिक और एलाइलिक मुक्त मूलकों का जो स्थायित्व है ये इन सभी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक मुक्त मूलकों की अपेक्षा ज्यादा होता है। और इसमें भी बेंजाइलिक जो मुक्त मूलक है उसमें ये 4 अनुनादी संरचनाएं हैं, जबकि एलाइलिक में केवल 2 ही अनुनादी संरचना है।
तो बेंजाइलिक में क्योंकि अनुनादी संरचनाओं की संख्या अधिक है तो इसलिए अनुनाद ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, और अनुनाद ऊर्जा का मान ज्यादा होने के कारण ये बेंजाइल मुक्त मूलक जो है वो एलाइल मुक्त मूलक या एलाइल फ्री रेडिकल की अपेक्षा अधिक स्थायी होगा, ज्यादा स्टेबल। इसमें ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, बेंजाइल फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर एलाइल, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल और फिर विनाइल। विनाइल फ्री रेडिकल क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH, ये ग्रुप विनाइल ग्रुप होता है और उस पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये विनाइल एक रेडिकल है जो रिलेटिवली और भी कम स्टेबल होता है। ये ऑलरेडी हम दर्शा चुके हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का। ये है तृतीयक ब्यूटिल मुक्त मूलक, ये इस पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये है आइसोप्रोपिल मुक्त मूलक, ये है एथिल मुक्त मूलक और ये है मैथिल मुक्त मूलक। इन पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पर है। तो तृतीयक वाला यानी कि टर्शियरी ब्यूटाइल सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर आइसोप्रोपाइल जो कि द्वितीयक है वो, फिर इथाइल जो कि प्राथमिक है और फिर मिथाइल फ्री रेडिकल। इसी तरह से ट्राइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल, फिर डाइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल और फिर बेंजाइल फ्री रेडिकल, उसके बाद एलाइल फ्री रेडिकल, फिर उसके बाद टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, फिर उसके बाद आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, फिर इथाइल फ्री रेडिकल, फिर मिथाइल फ्री रेडिकल, फिर इथिनाइल या विनाइल फ्री रेडिकल और फिर थाइनाइल फ्री रेडिकल। ये ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। जो ट्राइफिनाइल मिथाइल, डाइफिनाइल मिथाइल, बेंजाइल और एलाइल, इनकी स्टेबिलिटी को तो हम समझाते हैं अनुनाद या मेसोमेरिक प्रभाव या रेजोनेंस इफेक्ट के द्वारा, और ये तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक के स्थायित्व को हम हाइपर कॉन्जुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस या मेसोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा समझा सकते हैं। अति संयुग्मन जिसको कहा जाता है। द मेन फैक्टर्स विच डिटरमाइंस थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी यानी कि स्थायित्व को समझाया जा सकता है कॉन्जुगेशन के द्वारा यानी कि अनुनाद के द्वारा, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के द्वारा और अति संयुग्मन या हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा। यहाँ पर कॉन्जुगेशन या संयुग्मन या मेसोमेरिक प्रभाव या अनुनाद कैसे होता है? ये है एलाइलिक फ्री रेडिकल का और ये है बेंजाइलिक फ्री रेडिकल का। इसमें इस तरह से अनुनाद संरचनाएं दर्शाते हैं तो इनकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। फिर हाइब्रिडाइजेशन या संकरण अवस्था के द्वारा भी उसमें, क्योंकि जब sp2 और sp3 दो प्रकार के संकरण है तो संकरण के द्वारा भी उसमें अनुनाद के अलावा अतिरिक्त ये एक फैक्टर और है जिसके द्वारा स्थायित्व को समझाया जा सकता है, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। दो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक तो रेजोनेंस फैक्टर और एक हाइपर कॉन्जुगेशन या अतिसंयुग्मन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन ये इथाइल फ्री रेडिकल है जो कि एक 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। अतिसंयुग्मन में क्या होता है? रेजोनेंस की तरह से होता है, पर इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की जगह सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं और सिग्मा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण उसमें कोई भी दो परमाणु ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी बंध नहीं होता। जैसे यहाँ पर इस हाइड्रोजन और इस कार्बन के बीच में कोई भी बंध नहीं है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन या अतिसंयुग्मन या नो बॉन्ड रेजोनेंस कहलाता है। तो इसमें 3 हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन जो कि अतिसंयुग्मन में भाग ले सकते हैं। अब हम इथाइल की बात करें, ये तो इथाइल फ्री रेडिकल है। आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल की बात करें तो यहाँ पर ये 3 और ये 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन में भाग ले सकते हैं। और टर्शियरी ब्यूटाइल, तृतीयक ब्यूटाइल की बात करें तो ये 3 और ये 3 यानी कि 9 अल्फा हाइड्रोजन है जो कि अतिसंयुग्मन में भाग ले सकते हैं। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म्स या अतिसंयुग्मन रूप की संख्या सबसे ज्यादा किसमें होगी? तृतीयक में होगी, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। फिर द्वितीयक में उससे कम है, प्राथमिक में उससे कम है और मैथिल में सबसे कम है। तो इस तरह से 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री जो मुक्त मूलक होते हैं उनके स्थायित्व को हम इस प्रकार से अतिसंयुग्मन के द्वारा समझा सकते हैं। अब बनाने की विधियां किस तरह से, किस रिएक्शंस होती हैं जिसमें कि ये मुक्त मूलक जो है मध्यवर्ती के रूप में बनते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शंस यानी कि जो कि प्रकाश की उपस्थिति में होती है।
तो प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में समांश विखंडन होता है और उस समांश विखंडन से मुक्त मूलक बनते हैं। या थर्मल फिशन यानी कि तापीय विघटन, यदि हम हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करें तो उच्च ताप पर भी जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसमें सहसंयोजक बंध है उसका समांश विखंडन होगा और उस समांश विखंडन से उसमें मुक्त मूलक बनते हैं। या कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, कुछ जिसमें धातु इन्वॉल्व होते हैं, उन रेडॉक्स रिएक्शंस में भी ये फ्री रेडिकल मध्यवर्ती के रूप में बनते हैं। पर जो ज़्यादा कॉमन है वो फोटोकेमिकल और थर्मल फिशंस हैं। जैसे ये परऑक्साइड है RCOOCOR, तो उसमें ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बंध का तापीय अपघटन होता है, ऊष्मा ऊर्जा की उपस्थिति में अपघटन होता है और एल्कोक्सी रेडिकल बनता है। इसी तरह से ये जो एल्काइल नाइट्राइल है डाइएजो कंपाउंड है और इस डाइएजो कंपाउंड को भी गर्म करने पर 2 एल्किल मुक्त मूलक बनते हैं और इसमें साथ में नाइट्रोजन गैस इन्वॉल्व होती है। कुछ बाई मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस हैं उसमें भी ये जनरेट होता है। ये फिर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है कॉपर की उपस्थिति में और ये C6H5COO फ्री रेडिकल जो है वो जनरेट हो रहा है इस तरह की रिडॉक्स रिएक्शन में, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। देन रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल। अब जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी प्रकार से मुक्त मूलक बनता है तो वो मुक्त मूलक या तो स्वयं के साथ जुड़कर, जैसे एल्किल मुक्त मूलक बना है, या तो ये स्वयं के साथ जुड़ करके उत्पाद दे देगा RR के रूप में, या फिर ये किसी दूसरे मुक्त मूलक के साथ, कोई और वायव मुक्त मूलक है उसके साथ मिलकर के और RY के रूप में उत्पाद दे देता है। तो या तो स्वयं के साथ मिलकर के या किसी दूसरे मुक्त मूलक के साथ मिलकर के और ये सामान्यतः उत्पाद में परिवर्तित होता है। अब इनकी 3 तरह की रिएक्शंस हैं, एडिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। योगात्मक अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट्स या प्रतिस्थापन अभिक्रिया और रीअरेंजमेंट यानी कि पुनर्विन्यास अभिक्रिया। अब एडिशन रिएक्शन कैसे है, जैसे क्लोरीन का समांश विखंडन से क्लोरीन मुक्त मूलक बना है। ये क्लोरीन मुक्त मूलक इस क्लोरीनेटेड एल्कीन के साथ क्रिया करके और इस तरह का एक मुक्त मूलक देता है जो कि आगे फर्दर रिएक्शन देता है। तो यहाँ पर क्लोरीन मुक्त मूलक का द्विबंध पर योग हो रहा है, द्विबंधित कार्बन पर योग हो रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या है, एल्केन की क्रिया फिर क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। एल्केन की हैलोजनीकरण क्रिया आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ी होगी। तो इसमें Cl जो है क्लोरीन मुक्त मूलक वो H के साथ जुड़ करके HCl के रूप में जुड़ जाता है, डिस्प्लेस कर देता है इसको और एल्किल मुक्त मूलक जो है वो इसमें उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है। अब कुछ पुनर्विन्यास अभिक्रियाओं के द्वारा भी उसमें क्या होता है, एक मुक्त मूलक जो है वो दूसरे मुक्त मूलक में परिवर्तित होता है। जो कम स्थायी मुक्त मूलक है वो अभिक्रिया के द्वारा अधिक स्थायी मुक्त मूलक में परिवर्तित हो जाता है। फ्री रेडिकल ऑफन टेक पार्ट इन रेडिकल प्रोपोगेशन रिएक्शन। प्रोपोगेशन यानी कि श्रृंखला को बढ़ाने वाली अभिक्रियाओं में काम लेता है और इसमें एक उदाहरण और है डिस्प्रपोर्शनेशन, असमानुपातन। जैसे उसमें क्या है, एथिल मुक्त मूलक है। अब एथिल मुक्त मूलक में असमानुपातन होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। एक में एक एक हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, एक में एक एक हाइड्रोजन बढ़ जाता है। तो इससे एथेन और एथीन दोनों का मिश्रण प्राप्त हो रहा है। इसमें एथेन में तो एक हाइड्रोजन बढ़ गया है, एथीन में क्या हो गया है, एक हाइड्रोजन और कम हो गया है। तो इस प्रकार की विसमानुपातन या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस भी इन फ्री रेडिकल्स में होती है। तो या तो वे स्वयं के साथ जुड़कर या दूसरे मुक्त मूलक के साथ जुड़कर या इस प्रकार के असमानुपातन या डिस्प्रपोर्शनेशन के द्वारा वो दूसरे यौगिक में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये है मुक्त मूलकों या फ्री रेडिकल्स के बारे में। अब इसमें हम नेक्स्ट पार्ट में कार्बीन और नाइट्रीन, जो कि फिर 2 अलग रिएक्टिव इंटरमीडिएट हैं, क्रियाशील मध्यवर्ती हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।